Hello बच्चों, welcome back to the channel and I welcome you to the brand new session of 2025-2026। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की बैक एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसके इंटेक्स क्वेश्चंस यानी कि जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑफ देम। सेकेंडली चैप्टर की वीडियो जो है आपको यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। अब इस चैनल पे देखो बच्चों क्या होगा, पार्ट्स में भी वीडियो अपलोड होंगे चैप्टर के और वन शॉर्ट्स भी आपके अपलोड होते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे एंड सेकेंडली जितने भी इन टेक्स्ट यानी कि चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस है यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होंगी। प्लस मैथ्स का भी यहाँ पर पूरा सेशन चलेगा। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन भी आप भी एग्जाम में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं बिलो आर और हमारे माइंड सेट होता है कि करेक्ट पूछा होगा और हम वहां पर गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट पूछा है, देखिए अगर कोई भी इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है, ये जो है जब हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो ये ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। कौन सा ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन में देखो आपको बेसिकली बात क्या ध्यान रखनी है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि ये तो आंसर नहीं होंगे। प्रोडक्ट्स में से कोई भी आंसर नहीं होता, आंसर हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। कुछ भी सोचो समझो कुछ भी करो, ये समझ लेना कि रिएक्टेंट्स में ही आंसर होते हैं। अब इन्होंने जो बात बोली है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये कह रहे हैं लेड का रिडक्शन हुआ है, मतलब लेड रिड्यूस हुई है। लेड रिड्यूस नहीं हुई है तो क्योंकि राइट हैंड साइड वाले आंसर होते ही नहीं है और लेड रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन लगी हुई है, उसका क्या ही ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसी ऐसी चीज का होगा ना जिसमें पहले ऑक्सीजन नहीं है। देखो अगर किसी चीज में ऑक्सीजन नहीं होती और उसमें कहीं से आके ऑक्सीजन लग जाती है, तो हम कहते हैं उस चीज का ऑक्सीडेशन हो गया, उस चीज का ऑक्सीडेशन हो गया या वो चीज ऑक्सीडाइज हो गई। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन किसके पास नहीं है, कार्बन के पास नहीं है, और इधर हम जाके देखते हैं तो कार्बन के पास ऑक्सीजन जाकर लग गई। तो जो ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों वो हुआ कार्बन का, ऑक्सीडेशन जो हुआ वो हुआ कार्बन का। और जो लेड ऑक्साइड है जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है और दूसरी साइड जाके ऑक्सीजन हट जाए, तो यानी कि ये जो सब्सटेंस है ये रिड्यूस हुआ है। तो आंसर हमेशा इन दोनों में से ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो ये पूरा लेड ऑक्साइड था ये जाके रिड्यूस हुआ है, ठीक है। लेड रिड्यूस नहीं हुआ, ये जाके पूरा रिड्यूस हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन हट गई है। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है। सी एंड डी जो है वो आपके करेक्ट होंगे और जो ये वाले हैं आपके ए एंड बी वो आपके इनकरेक्ट होंगे। तो इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है तो आपको इनकरेक्ट जो देना है, आंसर नंबर 1 ए एंड बी आर इनकरेक्ट। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है Fe2O3 की, जो मतलब फेरस ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो करवाई गई है एल्यूमिनियम से। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है और ये आयरन बाहर निकल गया है, आयरन ही फेरस होता है, ठीक है। तो अब रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, अब ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, इस तरीके से आपसे पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक होता है कंपाउंड, एक होता है कंपाउंड और उसके साथ एक कोई एलिमेंट आकर कुछ चीज को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है, मतलब एक चीज को हटा के खुद लग जा रहा है, तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंडली क्योंकि एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही है, देखो एक एल्यूमिनियम सिंगल है, मतलब सिंगल से मतलब यहाँ पर दो एटम्स है बट एल्यूमिनियम है, कोई कंपाउंड नहीं है एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम ने जाके आयरन को हटा दिया, फेरस को हटा दिया, तो केवल एक डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो केवल एक डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ पर आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं या आपको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ना कॉम्बिनेशन होगी ना डबल डिस्प्लेसमेंट होगी और ना ही डिकम्पोजिशन होगी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, ठीक है। HCl जो है वो फेरस के साथ, आयरन फिलिंग्स मतलब फेरस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो FeCl2 बनता है बच्चों और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। याद रखेंगे कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है, तो यहाँ पर देख लीजिए आयरन क्लोराइड बन रहा है, ये रहा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, आप इसको यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 मोलिक्यूल हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 मोलिक्यूल हो गए, ये आपकी बैलेंसिंग हो गई। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। जो केमिकल इक्वेशन होती है आखिरकार उसको बैलेंस क्यों करते हैं। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो यहाँ से एक रिएक्शन उठा लेते हैं, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। इस एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। ये कह रहे हैं जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, देखो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट का मतलब पहले आप समझेंगे एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखिए एलिमेंट क्या होते हैं, इस पूरी रिएक्शन में मुझे दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, N और H। देखो NH। तो एलिमेंट मुझे एक तो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है कि रिएक्टेंट्स पे और प्रोडक्ट पर बराबर नंबर के एटम्स होने चाहिए इन एलिमेंट्स के। ये जो दो एलिमेंट्स है इनके जो है एटम्स, एटम्स मतलब ये कितने प्रेजेंट है, ये कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखते हैं इस रिएक्शन में बराबर प्रेजेंट है या नहीं। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, दो। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, दो। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं, टू। नाइट्रोजन यहाँ पर भी कितने हैं, टू। यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 6। एंड हेयर ऑल्सो हाइड्रोजन आर 2 3 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दो एलिमेंट या जो भी 2 3 4 जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उनके कितने एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि रिएक्टेंट्स के और राइट हैंड साइड पे यानी कि प्रोडक्ट्स के बराबर होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो क्यों होनी चाहिए, मतलब बैलेंस। तो ये जो है बच्चों, आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि जितना मास लेफ्ट हैंड साइड पर है एटम्स का उतना ही मास राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस को जो है बैलेंस करना होता है। फाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। इनको जो है केमिकल इक्वेशंस में बदलिए एंड देन बैलेंस करिए। बैलेंसिंग के लिए एक मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाकर वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें तो आपको सारी बैलेंसिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैं दोबारा सारी बैलेंसिंग आपको आज नहीं करा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, आप करके देखिए, बैलेंसिंग करके देखिए। जैसे पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, सब कुछ दे दिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं विद अमोनिया दे दिया, बस बैलेंसिंग आपको करनी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए अमोनिया क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है। ये भी कंपाउंड बनाने के लिए मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है, तो आपको अगर कंपाउंड बनाने नहीं आते हैं you can go through that video and you can learn how to frame या how to made molecule, how to make molecules। fine। तो ये आपको सॉल्ट्स वगैरह सब बनाने वहां से आ जाएंगे। यहाँ पर बैलेंसिंग मैंने करके दे दिया आपको, जिससे कि आपको ईज हो जाए फटाफट तैयारी करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आ जाते हैं। बैलेंसिंग वही बात है, बैलेंसिंग मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ बैलेंसिंग, क्योंकि एक एक बैलेंसिंग में अगर मैं समझाने लगती हूँ तो काफी टाइम लग जाता है। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है तो आप वहां से उसको कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगेन सारी बैलेंसिंग मैंने यहाँ पर आपको ठीक है करके दे दी है। अब आ जाते हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगेन द सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा बैलेंसिंग दी हुई है, तो सारी बैलेंसिंग आपको मैंने ऑलरेडी, मतलब ये जितनी भी यहाँ पे करवा रखी है सारी बैलेंसिंग मैंने आपको उस वीडियो में डाल रखी है। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, रिएक्शन हुई और हीट निकली। ठीक है, हीट निकली, जैसे आपने क्या किया, एक पानी लिया, पानी में जो है ग्लास में हमने क्या डाल दिया, चूना डाल दिया, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, चूना डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब हम उसको डाल देंगे फिज की साउंड आएगी। फिज की साउंड का मतलब है उसमें से जो है हीट इवॉल्व हो रही है। और अगर हम उसको टच करके देखें बाहर से कंटेनर को, या फिर हम क्या करें उसमें थर्मोमीटर लगा के देखें, तो टेम्परेचर जो है रेज्ड मिलेगा, यानी कि हीट एनर्जी निकल रही है। हीट एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है। अब कुछ रिएक्शंस है जिनमें जो है एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी चाहिए, जैसे फोटोसिंथेसिस है, या कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको कराने से पहले हमें ब्रेक कराना है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, उनको कराने से पहले बहुत बार हमें हीट कर देनी होती है, फ्लेम के ऊपर रखना होता है। ठीक है, तो अभी वो रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनको करने से पहले हमें उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, यानी कि वो हीट को अब्सॉर्ब कर रही है, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, एक्सोथर्मिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एंड एंडोथर्मिक भी आपको बता दिया है। यहाँ से आप रीड आउट करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद एग्जाम्पल्स आप तैयार करेंगे। ये एक्सोथर्मिक के हैं और यहाँ पर नेगेटिव का साइन का मतलब है बच्चों ये अब्सॉर्ब कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अब्सॉर्ब हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रही है हीट, इसलिए नेगेटिव का साइन लग जाता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आपको पता होना चाहिए। जहाँ हीट इवॉल्व हो रही है
वो एक्सोथर्मिक, और जहां हीट अब्सॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक। फाइन, एक्सो और एंडो का ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है? अब आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। देखिए, ब्रीदिंग होता है इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, या एयर को इनहेल किया और एक्सहेल किया, सांस लिया और छोड़ दिया, ये तो हो गई ब्रीदिंग। लेकिन वो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, वो जाने के बाद अंदर जो है प्रोसेस करती है, डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, और कई सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो ये जो कंबस्शन का अंदर जाके प्रोसेस होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर गई, हमारे खाने को ब्रेक डाउन किया, इस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिंपल सांस का लेना नहीं होता, ठीक है, कि ऑक्सीजन को अंदर, वो ऑक्सीजन अंदर जाके जो काम करती है उस सारे प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, खाने के साथ मिलती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तभी कहते हैं ना, खाना खा के एनर्जी मिलती है। आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल एनर्जी लेस। ठीक है, आप खाना खाते रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, एनर्जेटिक खाना खाते हैं, तो आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सबसे एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो खाना अंदर जाता है, उसके साथ जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, मिक्सअप होते हैं, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, या फिर एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, तो इसलिए वो एक्सोथर्मिक कंबाइन। ठीक है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक होती है। फाइन। Why are decomposition reactions called the opposite of combination? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों है? नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, डीकम्पोजिशन ब्रेक होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, और डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। तो अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ब्रेक डाउन और सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि सिंपल भाषा में, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड, आप इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड इज broken into many products, so it is decomposition. And when two or more reactants combine to form a single product, तो उसके वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। इसको अपनी लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से आप कैसे भी लिख के आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर जैसे कि अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ब्रेकडाउन और सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स। मतलब कोई बड़ा कंपाउंड है, कोई बड़ा कंपाउंड है, देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कोई बड़ा कंपाउंड है, जाके छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन। और उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, टू और मोर जो कंपाउंड्स है वो कंबाइन होके दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो दिस इज कॉम्बिनेशन। आप 2 एग्जांपल लिख के आ जाना वन वन करके, और इसके बारे में बता के आ जाना कि भाई यहाँ पर एक बड़ा जो है टूट के 2 बन रहे हैं, और यहाँ पे 2 मिलकर एक सिंगल बन रहा है, तो दैट इज व्हाई दीज आर ऑपोजिट। ठीक है, डिकम्पोजिशन और ये जो है आपकी कॉम्बिनेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पेपर करके आना है। नेक्स्ट, राइट वन इक्वेशन, ये भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, बहुत बार। ठीक है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। ये क्या कह रहे हैं, 3 इक्वेशन बताइए डिकम्पोजिशन की, एनसीईआरटी में तीनों दी हुई हैं, पूरा ही सब कुछ एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो आपको बोला है कि डिकम्पोजिशन की 3 इक्वेशन दिखाइए, जहां डिकम्पोजिशन एक बार हीट की मदद से हो रहा है, एक बार लाइट की मदद से हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तीनों आपको याद कर लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छे, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। ये होता है बच्चों आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और ये होता है बच्चों आपको आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ऐसे भी आ जाता है नाम। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है कि फोटोलाइटिक का एक एग्जांपल दीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दीजिए, और इलेक्ट्रोलाइटिक का एक एग्जांपल दीजिए। तो आपको इस तरीके से ये बात ध्यान रख के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, एक सिंगल एलिमेंट होता है, और एक ही चीज डिस्प्लेस होती है। ठीक है, देखो यहाँ से कॉपर, इसकी कॉपर ने क्या किया, कॉपर फेरस कॉपर की जगह आकर लग गया, फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर अलग चला गया, तो एक डिस्प्लेसमेंट हुई है। डबल में बेटा दोनों कंपाउंड्स होंगे, दोनों कंपाउंड होंगे और एक दूसरे की जगह ले लेंगे, Na इधर आ जाएगा, NO3 बन जाएगा, और ये AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो सिंगल और डबल में यही डिफरेंस है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी बात करें, ठीक है, this is the displacement where iron displaces copper from its solution, or in double displacement two reactants in the solution exchange their gases। ठीक है, और इसमें हाँ यहाँ पे देखो डेफिनेशन दे रखी है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, और इसमें दोनों आयंस का एक्सचेंज होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब ये बात क्या है, ये थोड़ी सी आप याद रख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज की एक वीडियो अपलोड हो रखी है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज में, हाँ,
एक मिनट, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज की एक वीडियो यहाँ पर मैंने अपलोड की हुई है। वो कैसे वर्क करते हैं डिस्प्लेसमेंट में या डबल डिस्प्लेसमेंट में। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, जैसे सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर नीचे कैल्शियम हो गया, तो पोटेशियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव, कैल्शियम के नीचे कुछ है तो कैल्शियम उससे ज्यादा रिएक्टिव। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को उठा के भगा देगा और उसकी जगह पर आकर लग जाएगा, ठीक है, उसकी जगह पर आकर लग जाएगा। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में फेरस यहाँ पर है बच्चों, कॉपर यहाँ पर कहीं है, तो फेरस आएगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और खुद आकर वहां पर लग जाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन ऑपोजिट होती, अगर ये रिएक्शन ऑपोजिट होती तो नहीं हो पाता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो बिल्कुल भी फेरस को वहां से उठाकर भगा नहीं सकता। जैसे कोई बहुत ज्यादा ताकतवर बच्चा या जिसकी पावर चलती है क्लास में, उसका कोई दोस्त है और कोई वीक सा बच्चा है, उस पावरफुल बच्चे को वहां से उठा के भगा नहीं सकता कि मैं इसका दोस्त बनूंगा, पर पावरफुल इस काम को कर सकता है। किसी वीक बच्चे की किसी से दोस्ती और उसको उससे करनी है, वीक को उठाएगा, भगा देगा, निकल यहाँ से, और वो खुद आकर उसके पास बैठ भी सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलती है रिएक्टिविटी सीरीज, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में। फाइन, यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर मेटल, silver from the silver nitrate solution is involved displacement by copper metal, write down the reaction। सिंपली ये बोला है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसमें से सिल्वर निकाला गया है कॉपर की मदद से, उसमें से सिल्वर निकाला गया है कॉपर की मदद से, और वो रिएक्शन शो करिए। तो पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसमें बता भी रखा है। बाकी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि सिंगल आयरन है और यहाँ सिंगल आयन है, सिंगल कंपाउंड है, सिंगल सॉरी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल को बोलते हैं एलिमेंट, और जो दो तीन मिले होते हैं जैसे AgNO3 ये होता है कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर बच्चों सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो ये सिल्वर को उसकी जगह से हटाएगा और भगा देगा और खुद यहाँ पर आकर लग जाएगा, और सिल्वर हमें अकेला अलग से एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएगा। Question number 15. What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving examples. Precipitation reaction से आप क्या समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट होता है एक सेमी सॉलिड कह सकते हैं या रबर लाइक सब्सटेंस, एक रबर लाइक सब्सटेंस होता है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में या जिन हम दो लिक्विड्स की आपस में रिएक्शन करा रहे हैं उसमें इनसॉल्युबल होता है। अब ये प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, देखिए जैसे हमने दो कोई भी लिक्विड स्टेट में, हमने दो लिक्विड स्टेट में कोई भी दो कंपाउंड्स ले लिए, जब हमने एक दूसरे में मिक्स किया तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि मिक्स करने के बाद देखो यहाँ लिक्विड तो रहता ही रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, एक कुछ ऐसा रबर लाइक सब्सटेंस जो है नीचे जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रबर लाइक, ये रबर लाइक सब्सटेंस होता है, ये इनसोल्यूबल होता है इस लिक्विड में या इस मिक्सचर में, तो ये अलग से सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस जो ये रबर लाइक सब्सटेंस है इसको तो हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है ये रिएक्शंस कहलाती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे दी है और साथ में एक एग्जांपल भी दे दिया है। A reaction in which an insoluble solid, यानी कि जो सॉलिड्स बिल्कुल मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकता है या फिर उसमें घुल नहीं सकता है, कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, दैट सेपरेट्स आउट, जो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से अलग सेपरेट वो नीचे बैठ जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आयरन क्लोराइड है और यहाँ पर ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनकी जब रिएक्शन करी तो ये जो है बच्चों ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन का ही होगा, हाँ, ब्राउन कलर का जो है आयरन हाइड्रोक्साइड जो है आपका एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, और ये इधर से ये अलग कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन समझाना है इन्हें क्या होता है, और आपको रिडक्शन समझाना है इन्हें क्या होता है, और किस टर्म में समझाना है, आपको ऑक्सीजन के टर्म में समझाना है, बस आपको सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म में समझाना है। तो देखो अगर ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जो होता है बच्चों इसको ऐसे याद रख लेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी चीज में जाकर ऑक्सीजन लग रही है तो वो चीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जैसे सल्फर है, सल्फर में ऑक्सीजन जाकर लग गई, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ वो सल्फर का हुआ,
याद रखेंगे सल्फर का हुआ, जो बनकर आई है सल्फर डाइऑक्साइड उसका नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि उसमें जाकर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। और रिडक्शन क्या होता है इसकी ऑक्सीजन के टर्म्स में, इसका आप याद रखेंगे रिडक्शन का ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी चीज में से अगर ऑक्सीजन हट रही है तो हम उसको बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया, ठीक है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का सल्फर में, ये बन के आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन आप कहेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बार बार समझा रही हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं लिखना, ठीक है, इधर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से रिडक्शन का आपको अभी मैंने बताया, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर हट रही है किसी चीज में से तो हम बोलेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कॉपर ऑक्साइड था, और ध्यान रखना ऑक्सीजन किस चीज में से हटेगी, जिसमें ऑलरेडी पहले ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी। तो जैसे CuO है, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का नहीं, ये दो तो कभी आंसर होंगे ही नहीं। ठीक है, तो किसका हो रहा है रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का। ऐसे जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये आपको इस टर्म्स में गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे तैयार करना है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम्स में। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, एक ब्राउन कलर का शाइनी एलिमेंट है, ऑन हीटिंग इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया गया, ये हीट का साइन होता है। ठीक है, हीट किया गया तो क्या बनता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है जो कि कॉपर ऑक्साइड होता है। तो ये सारी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसमें से एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं कि ब्राउन कलर का कंपाउंड वो क्या बना है, तो आप एक कहेंगे कॉपर ऑक्साइड बना है, या वो कह देंगे ब्राउन कलर का कॉपर ऑक्साइड बना है, तो वो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट था वो क्या था, कॉपर था। तो ये आपको याद रखनी है बात। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पर। Why do we apply paint on iron articles? बहुत सिंपल है, आयरन के आर्टिकल्स पर पेंट क्यों लगाया जाता है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोजन, जिससे कि रस्टिंग ना हो पाए। कोरोजन और रस्टिंग एक ही बात है, बस लोहे का अगर कोरोजन हो रहा है आयरन का तो हम बोल देते हैं कि रस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो प्रिवेंट देम आप सिंपल लिखेंगे कि टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग रस्टेड। और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटेड फॉर्म में और थोड़ा सा समझा सकते हैं, पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट विद एयर, मतलब पेंट क्या करता है, आयरन आर्टिकल पर यहाँ पर आपने पेंट लगा दिया, अब ये क्या करता है कि आयरन आर्टिकल, आयरन का जो आर्टिकल है उस तक ना तो एयर पहुंच पाती है ना वाटर, मतलब मॉइस्चर एयर में से पहुंच पाता है, तो क्या रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप, इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, जो मतलब फूड आइटम्स ऑयली होते हैं जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, उनके पैकेट्स में जो है कौन सी गैस भरी होती है, याद रखेंगे, वैसे भी याद रखना अगर देंगे भी नहीं एग्जाम में, तो उनमें क्या है, नाइट्रोजन गैस से उनको फिल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन गैस से क्यों फिल किया जाता है। देखो, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या करता है, एक ऐसे शील्ड बना लेता है कि बाहर की ऑक्सीजन को, ठीक है, और वो ऑयली फूड तक पहुंचने नहीं देती है। नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस है, तो ऑक्सीजन को यहाँ तक नहीं पहुंचने देता है ऑयली फूड तक, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, जिससे कि जो खाना है वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए, और इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि ऑयल्स और फैट्स का सड़ जाना ऑक्सीजन की वजह से, या स्मेल हो जाना या उसका खराब हो जाने को बोलते हैं कंडीशन रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज टू, या फिर इसको सिंपल और भी अगर बिल्कुल ही कम नंबर में, जैसे 2 नंबर के पार्ट्स में आ गया, वही हाफ मार्क का पार्ट में आ गया, तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है वो भी आगे आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन आपको अभी बताया है, जैसे रस्टिंग हो गया, या जो कॉपर के वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ऊपर, काफी दिन तक अगर वो कॉपर का बर्तन रखा रहता है तो उस कॉपर पर क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग, उसको याद रखेंगे, वो कॉपर क्लोराइड की वजह से ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग बनी वो क्या होती है, वो कॉपर क्लोराइड होती है, इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, चलो बाकी अब कोरोजन पढ़ लेते हैं। अगर आपको इस लैंग्वेज में लिखना है इसमें, नहीं तो आप लिखोगे स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इस तरीके से या कोई केमिकल बना के आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाइए। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली, मतलब स्लोली, बाय द एक्शन ऑफ एयर
मॉइस्चर और अ केमिकल, यानी कि कोई केमिकल या एसिड वगैरह अगर हम उस मेटल के बर्तन में डाल दें तो उसकी वजह से जो भी खामियां आ जाती हैं, जो भी मेटल खराब होना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका कोरोजन हो रहा है। रस्ट बन जाती है आयरन पे, कॉपर क्लोराइड की वजह से क्या बन जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिया है, ये रस्ट का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ये रस्टिंग हो गई, ऑक्सीजन मिल गई, इसको वाटर मिल गई आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये रस्ट बन गई है। क्या बन गई है, रस्ट। और रेसिडिटी अभी आपसे 2 मिनट पहले ही बात हुई है कि ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ऑयली फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उनमें अनप्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट यानी कि खराब सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसको प्रोसेस को या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि हवा की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से जो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल, यानी कि स्मेल गंदी हो जाएगी और टेस्ट भी गंदा हो जाएगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम एरियली तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की वजह से तो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन बच्चों जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, या तो ऑक्सीजन लग जाए किसी चीज में या फिर हाइड्रोजन हट जाए किसी चीज में से। तो स्पेशली यहाँ पर एरियल ऑक्सीडेशन बोला है कि ऑक्सीजन की वजह से जो काम हो रहा है। ये क्या बात मैं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन का हटना और ये सब, ये जब आप चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये तब आपको समझ में आ जाएगा, मैंने वीडियो में डाला हुआ है। फाइन। तो रेंसिडिटी से क्या क्या होता है, आपको एक नंबर में आया तो छोटा सा लिखना है, मतलब एक नंबर के लिए अब आप ये नहीं कहेंगे एक नंबर में तो एमसीक्यू आता है, ये कैसे हो जाएगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें एक 1 मार्क का पार्ट आ जाता है, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क का पार्ट आ जाता है, तो उसकी बात हो रही है। तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं भर के आना है आपको, इतना लिख के आना। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, नाइट्रोजन गैस यूज होती है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि जो है मेटल के कंटेनर्स जो होते हैं या मेटल के जो बर्तन होते हैं, उसमें अचार क्यों नहीं स्टोर होता है, तो या एसिडिक कोई भी चीज, अचार भी तो एसिडिक होता है ना, तो ये एसिडिक चीज क्यों नहीं स्टोर होती है, तो आप याद रखेंगे टू प्रिवेंट कोरोजन। क्योंकि जैसे ही उसमें एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ, और जैसे ही एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, पॉइजनस कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड। जो बर्तन भी खराब हो जाएगा, ठीक है, तो मेटल कंटेनर विल corrode and secondly poisonous compound may form। ठीक है, बन सकते हैं, तो वो खाने को खराब कर सकते हैं, आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपका एंड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आपके इस चैप्टर के। नेक्स्ट जो है आपके चैप्टर कंप्लीट होते ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके आपको यहाँ पर एंड क्वेश्चंस और इंडेक्स क्वेश्चन आई विल अपलोड। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे पूरा सेशन चलेगा तो मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितनी भी मैं वीडियोस डालती रहूँ सबका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। थैंक यू सो मच।